हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे, उसका नाम है अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा आपको स्टार्टिंग से हम बताते आ रहे हैं, जब हम ऑडिटिंग के बारे में आपको बता रहे थे तो उस दौरान बताया था हमने कि ऑडिटिंग आया कैसे, या ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे होता क्या है कि जब कभी भी हम अपने अकाउंट के संबंध में बात करते हैं तो अकाउंट्स की जो स्टार्ट होता है वो बुक कीपिंग के एंड होने से होता है। बुक कीपिंग यहाँ से समाप्त होगा, वहाँ से आपके अकाउंटिंग के काम क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए, अकाउंटिंग का भी अपना एक लिमिटेशन है। अकाउंटिंग भी एक पर्टिकुलर समय के बाद क्या होता है, आपका समाप्त हो जाता है। अकाउंटिंग जो समाप्त होता है, आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर के बाद होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 31 मार्च को आपकी अकाउंटिंग के काम क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और 31 मार्च की जब अकाउंटिंग के काम बंद हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी संस्था में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स से संबंधित कामकाज किए गए हैं, आपके जो भी अकाउंटिंग से संबंधित बुक प्रिपेयर्ड किए गए हैं, उनका क्या किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। और जांच पड़ताल करने के बाद एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं, अंकेक्षण बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ऑडिटिंग, इसी को बोलते हैं अंकेक्षण। फिर अंकेक्षण का कार्य जहाँ पे समाप्त होता है, ऑडिटिंग जहाँ पे एंड होती है, उसके तुरंत बाद आपका एक वर्ड आता है इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम कहते हैं अनुसंधान। तो अंकेक्षण जहाँ पे समाप्त हो जाएगा, वहीं से इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, वहीं से आपका अनुसंधान प्रारंभ होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे हमें मीनिंग के बारे में जानना है कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। उसके बाद डिफिनेशन के संबंध में जानना है, इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, विशेषताओं के बारे में। और हम यहाँ पे जानेंगे कि क्वालिफिकेशन के बारे में एक ऑडिटर की, जो एज ए इन्वेस्टिगेटर काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और देखिए, इसी वीडियो में चूंकि हमारा ऑडिटिंग का लास्ट वीडियो है, तो आपको रिपोर्ट के बारे में हमने कहा था, रिपोर्ट के बारे में भी यहाँ पे हम बताएंगे और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट भी बताएंगे। तो चलिए फटाफट के अंदाज में जानने का प्रयास करते हैं कि अनुसंधान क्या होता है या किसे कहते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर हम बात करें, अनुसंधान क्या होता है, तो जैसा हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अकाउंटिंग का काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी के लिए सामान्यतः, लेकिन वो मामला फेल हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि आपकी कंपनी में जो इंटरनल पर्सन काम करते हैं, उस इंटरनल पर्सन में एक व्यक्ति अकाउंटेंट भी होता है, जिसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कंपनी के साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से कंपनी से या कंपनी के लोगों से उसका व्यवहार होगा और इस व्यवहार का वो गलत फायदा उठा सकता है। कहने का मतलब, वो किसी भी प्रकार के फ्रॉड को अंजाम दे सकता है। इसलिए हर एक कंपनी में एक एक्सटर्नल पर्सन की आवश्यकता होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच कर सके। और उसके लिए जो एप्रोप्रिएट पर्सन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 बताया गया है, वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे हम कहते हैं सीए, जिसके पास ICAI एक्ट 1949 के अंतर्गत कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइसेंस प्राप्त होता है। किसके लिए, फॉर द कंपनी ऑडिट, कंपनी के अंकेक्षण के लिए। अब देखिए, ऑडिटिंग का भी काम होता है। और ऑडिटिंग के संबंध में अगर हम बात करें तो बताया गया है कि आपको कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है, ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है। अब देखिए, एक साथ आपके फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक साथ ऑडिट के काम प्रारंभ होते हैं। और ऐसी दशा में हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास समय का अभाव होता है। और इस समय के अभाव के कारण जब वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उसको उससे कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। उससे कहीं ना कहीं गलतियाँ जो होती हैं, उसकी जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक इन्वेस्टिगेशन का काम ना किया जाए। तो देखिए, जाने अनजाने में अगर ऑडिटिंग में किसी प्रकार की कोई गलती होती है,
किसी प्रकार का कोई सस्पेंस क्रिएट होता है तो उसकी जांच पड़ताल के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली इसलिए काम करता है। तो आप सिनेरियो समझ गए होंगे कि सीन इसका क्या है, इसकी शॉर्ट स्टोरी क्या है। अब सिंपल से मीनिंग पे आ जाते हैं। मीनिंग अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि अनुसंधान से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है, एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य के साथ विशिष्ट लेखा पुस्तक की जांच की जाती है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच नहीं होती, सभी लेखा पुस्तकों की जांच नहीं होती, बल्कि क्या कुछ विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जिसपे सस्पेंस होता है, बस उसी का इन्वेस्टिगेशन होता है, बस उसी का अनुसंधान किया जाता है। जबकि जब बात ऑडिट की आएगी तो ऑडिट में शुरू से लेके एंड तक जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए सबकी जांच होती है। और वहीं पे इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, किसी विशिष्ट मद की बात करें या किसी भी विशिष्ट लेखा पुस्तक की बात करें, वो विशेष उद्देश्य के साथ उसकी जांच की जाती है। कभी कभी देखिए आपके इन्वेस्टिगेशन को विशिष्ट अंकेक्षण का भी नाम दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ऑडिट, विशिष्ट अंकेक्षण। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो द टर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन implies an examination of the account। देखिए शॉर्ट नोट हमने प्रिपेयर किया था जब हम बीकॉम फाइनल ईयर में थे, और उसी नोट्स के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमने पूरी कहानी को इन शॉर्ट कर लिया है, बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। द टर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन इम्प्लाइज, जो आपका इन्वेस्टिगेशन का शब्द है, जो टर्म है, इम्प्लाइज करता है, प्रदर्शित करता है एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट। क्या करता है, आपकी जो अकाउंट से जो लेखा पुस्तक उसकी जांच का फॉर बिजनेस नहीं अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, आपके व्यवसाय से संबंधित अकाउंट्स की, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, कुछ विशिष्ट उद्देश्य के साथ। सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि अनुसंधान शब्द से आशय किसी विशेष उद्देश्य से किए गए खातों की अंकेक्षण से होता है या निरीक्षण से होता है। किसी विशेष उद्देश्य के साथ अंकेक्षण का कार्य किया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अनुसंधान बोलते हैं। ये जो डिफिनेशन दी गई है वो है स्पाइसर एवं पैगलर के द्वारा। स्पाइसर हैं और आपकी पैगलर जी हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें आगे बढ़े तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फिर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो सेम चीज़ें हैं। एसेंशियल एलिमेंट की बात करें अगर हम, इट रिलेट्स स्पेशल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ओनली। ये क्या होता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होता है। पहली जो विशेषता क्या है कि इसमें एक विशिष्ट उद्देश्य के लेकर के काम किया जाता है, ये आपकी पहली विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि स्पेशल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये आपकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता की बात करें, इट स्कोप में बी एक्सटेंडेड आर सर्टेन। देखिए इसका जो उद्देश्य होता है अगर हम बात करें तो समय के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। इसके क्षेत्र कभी भी निश्चित नहीं होती, इसकी जो परिधि है वो निश्चित नहीं होती। वो समय के अनुसार क्या होता है, अगर आवश्यकता पड़ने पे बढ़ भी सकती है या आवश्यकता अगर नहीं पड़ती बढ़ाने की तो निश्चित भी रहती है, दोनों प्रकार से हो सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि होता क्या है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे हाल ही में अभी बात करें सुशांत सिंह राजपूत केस की, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है एनसीबी और कई तरीके से अभी जैसे सीबीआई जांच करना प्रारंभ किया तो कई सारी एजेंसियां वहाँ लग गई। अभी तक बात सिर्फ रिया तक थी, अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने 25 नाम बताए, जो 25 अन्य नाम बताए गए। अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्या हो गया, बढ़ गया। और वहाँ पे बात क्या थी, सिर्फ मर्डर की थी, लेकिन अब वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्रग्स की बात आ गई, अब गांजे की बात आ गई, ऐसे तमाम उसकी कहीं ना कहीं परत निकलती चली जा रही है।
तो देखिए समय के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसका स्कोप बढ़ रहा है जांच का। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं थर्ड विशेषता की, इट इज़ द क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन। देखिए ये बहुत सिंपल कार्य नहीं होता है, एक कार्य जो होता है जांच का वो बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप उन चीज़ों का पता लगा रहे हैं जिसका पता सीए भी नहीं लगा पाया था। जो कि सीएस से आपको पता है कि मानसिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल पर्सन होता है जो हर तरीके के फ्रॉड एंड एरर को फाइंड आउट करता है। लेकिन अगर कहीं उससे भी गलती हुई है, उसको पहचानना, उसको जानना बहुत ही क्रिटिकल काम होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। तो हमें कह सकते हैं कि इसकी अगली विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो यह बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं तकनीकी कार्य होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कार्य होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इट्स रिपोर्ट इज़ एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। देखिए इसके माध्यम से इसका जो प्रतिवेदन तैयार होता है वो बहुत ही ज़्यादा विश्लेषणात्मक होता है, साथ ही साथ वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव होने का मतलब होता है कि विस्तृत नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि आपको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को स्पष्ट करना होता है इन्वेस्टिगेशन में। आगे हम बात करें, अगला जो है आपका, इट्स पर्पज हैज़ नो स्पेसिफिक रूल्स आर प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होता, कोई एक स्पेशल स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया, कोई एक स्पेशल रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कहने का अर्थ है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई सर पाँव नहीं होता, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और कहीं पे भी एंड हो सकता है। तो किसी स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशंस को ये फॉलो नहीं करता, किसी प्रकार के विशिष्ट नियम और प्रावधान के अनुरूप ये कार्य नहीं करता। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, जो कि आपके वाइवा में बहुत बार पूछा गया और हमने इसमें नोट्स में नोट डाउन भी किया है इन चीज़ों को। एन इन्वेस्टिगेटर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अब देखिए एक व्यक्ति जो आपके कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटर का काम करेगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है और कब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लाइबल होगा। ही शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी के बाद होना चाहिए हो। ही शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, उसके पास कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का या अनुसंधान करने का अनुभव भी होना चाहिए। ही शुड हैव एक्वायर्ड नॉलेज, उसके पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंसर्न, अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंसर्न, व्यवसाय के संबंध में। ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, उसके पास देखिए क्या होना चाहिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और परिश्रमी भी होना चाहिए। देखिए पहला आपका क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। दूसरा है कि उसको अनुसंधान का अनुभव होना चाहिए। तीसरा आपका है उसके पास पर्याप्त मात्रा में व्यवसाय से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। चौथा है आपका ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, उसके पास बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो परिश्रमी भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस है। आगे आपका टॉपिक है पार्टीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट पार्टीज होती है, ओनर पार्टीज होता है कंपनी का, ठीक है, कंपनी के कोई इंटरनल मेंबर्स होते हैं या कोई न्यू बिजनेस पार्टनर है, तो ये पार्टीज हैं। पार्टीज में बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, कंसिडर करते हैं। अब देखिए रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट क्या होता है या ऑडिट रिपोर्ट किसे कहते हैं, प्रतिवेदन किसे। दिस समरी ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय एन ऑडिटर इज नोन एज ऑडिट रिपोर्ट। देखिए आपके ऑडिट कार्य की जो संक्षिप्त विवरण होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकेक्षण प्रतिवेदन बोलते हैं, उसी को हम ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हमने इससे बताया यहाँ पे कि दी समरी ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, एक समरी होती है इसकी, द वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर। एक ऑडिटर जो वर्क परफॉर्म करता है, जो कार्य निष्पादित करता है। क्लियर है? अ ओपिनियन ऑफ ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिटर विच कैन बी गिव आफ्टर द वर्क ऑफ ऑडिट। ये देखिए जो ऑडिट रिपोर्ट देता कौन है, एक प्रोफेशनल ऑडिटर देता है।
किसको देता है? कंपनी को देता है। ठीक है। अब देखिए आगे है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखिए मुख्यतः दो प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट होती हैं जो क्लीन एंड क्वालिफाइड बताई गई थी आपको। देखिए यहाँ पे दो आधार पे हमने डिवाइड कर दिया है और कंप्लीट बताने का प्रयास किया गया है। जैसे ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो पहला हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप की बात करें तो फाइनल रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट, पार्शियल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट का मतलब होता है अंतरिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट का मतलब होता है अंतिम रिपोर्ट। इंटरिम का मतलब अंतरिम प्रतिवेदन, अंतरिम रिपोर्ट। पार्शियल का मतलब कह सकते हैं मध्याह्न रिपोर्ट, इस तरीके से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की बात करें तो प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्लीन रिपोर्ट, दूसरा होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब देखिए क्लीन रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अगर अस्पष्ट रिपोर्ट की बात करें तो जिसकी एक्यूरेसी 19% प्लस हो, अगर 90% कहने का मतलब 90% से ज़्यादा किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शुद्धता है तो क्लीन रिपोर्ट मान लिया जाता है। अगर 90% से कम शुद्धता है तो कौन सा रिपोर्ट हो जाता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट हो जाता है। और फाइनल रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आ रिपोर्ट विच इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। देखिए जब कोई भी अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं अंतिम प्रतिवेदन, फाइनल रिपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर के मिड में ही बना लिया जाता है, मध्य में। अगर हम बात करें अंतरिम प्रतिवेदन की तो हम कह सकते हैं कि अंतरिम प्रतिवेदन से आशय एक ऐसे प्रतिवेदन से है जो किसी वित्तीय वर्ष के मध्य में तैयार कर लिया जाता है। अब देखिए अगर कभी भी किसी वित्तीय वर्ष के मध्य में कोई भी रिपोर्ट ऑडिट का तैयार होता है तो उसे हम इंटरिम रिपोर्ट बोलते हैं। पार्शियल रिपोर्ट का मतलब जान लीजिए क्या होता है कि अ रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर आफ्टर एग्जामिन सम बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए जब हम पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच ना करके बल्कि कुछ विशिष्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करके प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल रिपोर्ट। ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट थे। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप चूंकि 10 नंबर में क्वेश्चन आता है या 15 नंबर में आ सकता है, तो 10 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट लिख करके निकल नहीं सकते। आपको लिखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के बारे में बात करें तो फाइनल रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट, पार्शियल रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की बात करें तो क्लीन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और देखिए यहाँ पे जो आपकी मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, जो आपकी बुक है, जैसा कि 15 के बाद आपको पता है कि आपका जो पेपर है 19 को शायद होने वाला है, तो उसको कंफर्म कर लीजिएगा आप अपने टाइम टेबल से यूनिवर्सिटी के। अगर 19 को जो पेपर है उससे पहले हम 1-2 वीडियो मनी एंड फाइनेंशियल का भी बनाने का प्रयास करेंगे। कम से कम इतना आपको बता दें कि मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।